वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम देखने लगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो सिंपल अकाउंटिंग हमारे पास बिजनेस ही एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जब भी कहीं पे भी यूज हो रही है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है। जिस तरह अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो हर जगह सेम ताकि हर एक बंदा उसको समझ सके। इस तरह जो मेरे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या बता रहा है कि जो अकाउंटिंग है वो क्या एक बिजनेस की लैंग्वेज है। तो जब उसके एक बिजनेस की वो लैंग्वेज होगी तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाए हुए हैं वो उनको हम क्या बोलेंगे, मेरे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर मैं आसान लफ्ज में बोलूं तो मेरे पास जो रूल्स होंगे और जो एक्शन होते हैं जो सब ने अडॉप्ट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, जब भी ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे तो जो रूल्स है वो जो एक्शंस है जो सबके लिए सेम हो रहा है उस चीज को मैं बोलता हूं कि वो मेरे पास क्या है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। क्योंकि बिजनेस एक लैंग्वेज है तो सबके लिए रूल्स सेम रहेंगे। ओके, अब हमने इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, हमने इसको दो हिस्सों में मजीद डिवाइड कर दिया। एक को हमने नाम दे दिया अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो कॉन्सेप्ट का पहले मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों के कंडीशंस, कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होंगी किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पार्ट। आज हम देखने वाले हैं अब इससे आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं। ओके स्टूडेंट, हम अब देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि अकाउंटिंग की क्या क्या कंडीशंस आ रही है उसमें। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन आ रही है, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो सेपरेट एंटिटी का है, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब ये है कि मेरे पास जो ऑनर है और जो ऑनर का जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। इनकी एक अलग है, ये अलग है, यानी कि इसकी एक अपनी एंटिटी है, ठीक हो गया, इसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है, बिजनेस की एक अलग एग्जिस्टेंस है। ऐसे हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं ताकि हम बिजनेस की अलग से परफॉर्मेंस देख सके और उसको मिक्स अपना करें ऑनर के साथ। तो अगर ऑनर मेरे पास यहाँ पर बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, ठीक है, 2000 का कैपिटल लगा रहा है ऑनर बिजनेस के अंदर, नाउ बिजनेस इज लायबल, बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो ये 2000 किसको देगा, ऑनर को देगा। यानी कि ये ऑनर ही क्लेम कर सकता है अपने ही इस ऑनर इक्विटी के, जो उसने 2000 लगाया है तो ऑनर ही इस पे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि दोनों एक अलग है, दोनों एक सेपरेट एंटिटी, हम मिक्स अप नहीं करते। हाँ, अकाउंटिंग वाइज मैं पहले भी बता चुका हूं ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तीनों में ही जो कॉन्सेप्ट जो है सेपरेट एंटिटी का अकाउंटिंग वाइज वो तीनों में है। लेकिन लीगली हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। मतलब ये है कि अगर आपने जो है किसी के पैसे देने थे, ठीक है, अपने जो आपके क्रेडिटर्स थे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को भी, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेचा जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, और आपके बिजनेस को भी, जो उसके एसेट्स को बेच के अपनी वो रिकवरी पूरी करेंगे। बट इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी वहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहां पे जितनी रिकवरी होगी वो सिर्फ बिजनेस से ही होगी। तो ये बात आ रही समझ लीगली और अकाउंटिंग वाइज। अकाउंटिंग वाइज तीनों में है सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, लेकिन लीगली जो होता है सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही होगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये है बच्चों कि आपने जो एसेट खरीदा होता है, हमने यही सोचा होता है कि हम फ्यूचर में भी क्या करना है, हमने बिजनेस करना है। हमने यही सोचा होता है कि हमारा जो फ्यूचर में है वो भी हमने बिजनेस कंटिन्यू करना है, बिजनेस को खत्म नहीं करना। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट से कि हमने फ्यूचर में भी बिजनेस करना है, तो आप जो भी एसेट खरीदते हो उसकी उसी प्राइस पे उसको हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने आगे भी वो बिजनेस करते रहना है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन एसेट ले रहे हो, एक एसेट खरीदा मैंने 2000 का, एक एसेट खरीदा तो उसको मैं 2000 पर ही लिखूंगा, और यही भी 2000 जाके आगे क्या बनाऊंगा मैं, जो मेरे पास फाइनेंस जो भी अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है, वो मैं इसी 2000 के ही मुताबिक ही इसी को डाल के मैं उस अकाउंट्स को बनाऊंगा। क्लियर? मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। जो मेरे आखिरी फाइनेंस अकाउंट होंगे, ठीक है, जो हम साल के एंड में बनाते हैं, ठीक है, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता चल रहा है कि यार जो मेरा बिजनेस है वो ठप होने वाला है, ज्यादा नहीं चलने वाला, ठीक है, ज्यादा नहीं टिक सकता, तो अब की बार आप क्या करते हो, फिर आप चीजों को लिक्विडिटी कर देते हो, ठीक है। बाहर से बंदा आता है, वो हर एसेट की जो होगा प्राइस लगाता है, मार्केट वैल्यू जो भी चल रहा होता है, और फिर हम उसके मुताबिक, यानी कि प्राइसेस क्या हो रही, चीजें जो खरीदी थी वो क्या हो रहा है, उनकी प्राइसेस को हम चेंज कर लेते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से।
तो प्राइसेस चेंज करके फिर हम बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं। बात आ गई, फिर हम फाइनल अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, उसकी लिक्विडिटी देखेंगे कि वो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो रही है उस एसेट की। क्लियर? लेकिन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब कि आपको भी पता है कि आपने फ्यूचर में बिजनेस करना, अपने वाइंड अप नहीं करना। क्लियर? ओके, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं मैं, खामखा परेशान हो जाते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस में ढेर सारे हम इवेंट बोलते हैं कि जो भी इवेंट होता है उसमें अगर तो उस इवेंट के अंदर मनी इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपने एग्जाम पास किया, आपने किसी को लेक्चर दिया, लेकिन वहां पे कोई मनी का कॉन्सेप्ट नहीं आया तो हम अकाउंटिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर मनी का बीच में कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो अकाउंट्स क्या है कि आपको जो मनी है, ट्रांजैक्शन जो है वो लाजमी होनी चाहिए, पैसे की लेन देन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी एक और बात यहाँ पे याद रखें, अगर मैं कहता हूँ मैंने एक गाड़ी खरीदी, A1 कार ले ली बिजनेस के यूज के लिए, ठीक है, और मेरे पास जो स्टॉक था वो इतने केजी का पड़ा हुआ है, जो भी स्टॉक है मैं जो सेल कर रहा हूँ मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास इतनी स्क्वायर, इतने एरिया की जो है मेरे पास बिल्डिंग पड़ी हुई है। मैं एरिया बता देता हूँ, मेरे पास इतनी एरिया की जो है लैंड पड़ा हुआ है मेरे पास। तो इस तरह मैं रिकॉर्ड करना मेरा फजूल है, ये कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि एक गाड़ी है, इतना किलो स्टॉक है, ये नॉनसेंस सी बात हो रही है। यहाँ पे हमें ऐसे नहीं रिकॉर्ड करना, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हम इसको क्या करेंगे, हम कहेंगे यार जो गाड़ी है मेरे पास वो इतने लाख की, 2 लाख की कार है मेरे पास, ठीक है, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो 5 लाख का पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इस तरह जो मेरे पास लैंड पड़ी हुई थी वो 8 लाख की पड़ी हुई है। तो अब कुछ सेंस बन रही है कि हाँ, यानी कि जो मेरे पास एसिड है वो इतने प्राइस का मेरे पास एसिड पड़ा है। तो हम इस तरह क्या करते हैं, चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो रही है बात? ओके, हम आगे देखते हैं मजीद। अगला जो है मेरे पास वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है और जो इससे पहले ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये वही बात हो रही है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी कि जब हम एक एसिड लेते हैं तो आपने फर्ज की एक बिल्डिंग ले ली और मैंने जो बिल्डिंग थी उसकी प्राइस थी 50,000, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 50,000 थी यहाँ पे मेरे पास। क्लियर? और साथ ही अगले दिन या उसी टाइम ही उस बिल्डिंग की जो प्राइस थी वो 5,000 से क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मैं 5,000 डाल दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 55500। ठीक हो गया, बात आ रही समझ? लेकिन आपने जो रिकॉर्ड करना होगा वो उसको उसी प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना होगा जिस पे आपने लिया था। ये और ये ऑलमोस्ट सेम है ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और अब जब आप ये इसको इसी प्राइस से रिकॉर्ड करोगे तो हमें पता है वो एसिड डेप्रिसिएट होगा। फर्ज करो बिल्डिंग नहीं ली हमने मशीन ले ली थी, तो डेप्रिसिएशन का बच्चों मतलब होता है, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना समझो। जो डेप्रिसिएशन होता है वो ये होता है कि एसिड के अंदर कितनी कमी हो रही है वक्त के साथ साथ। जो होता है एसिड क्या हो रहा होता है, एसिड की प्राइस में कमी, मशीन यूज हो रहा है। आप आज बाइक लेते हो तो क्या 5 साल बाद भी वो बाइक उसी कंडीशन में नहीं ना, वो यूज हो रही है। जब यूज होते हैं तो हम डेप्रिसिएशन हो जाती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो अब हमें पता है हमने फ्यूचर में उस मशीन को चलाना है तो हम इसी के प्राइस के मुताबिक उसकी मैं क्या करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, कमी 1% रख देते कि यार ये इतने जो होगा परसेंट हर साल कम होता रहेगा। ये बात भी आ गई समझ? ओके, लेकिन अगर तो आप अगर नेक्स्ट डे उसकी प्राइस और अगर कुछ दिनों बाद मार्केट वैल्यू उसकी कम हो रही है, ठीक है, तो भी आप अगर फर्ज करो, ये तो ज्यादा का कंडीशन मैंने बताया कि अगले दिन इतनी हो जाती है, उसी टाइम इतनी हो जाती है। अगर फर्ज करो उसकी फ्यूचर में वैल्यू ये हो रही है उस मशीन की, ठीक है, तो हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हमने वही रिकॉर्ड करनी जिसपे हमने लिया हुआ था। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप ये वाली रिकॉर्ड कर लो, ज्यादा वाली, तो आप जिसको रिकॉर्ड कर लो इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ये वाली बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड कर सकते। हाँ, ये रिकॉर्ड करोगे तो फिर जितनी डेप्रिसिएशन होगी वो इसी पे होगी और हमें पता हमने फ्यूचर में अपना बिजनेस चलाना है, तो इसमें उस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम देखते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट को। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है मेरे पास? तो ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जिस चीज का काज है उसका इफेक्ट भी हो रहा है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। अगर मैं एक चीज परचेज कर रहा हूं तो परचेज की भी एंट्री करूंगा और जिस चीज से मैं परचेज कर रहा हूं, मैं कैश से परचेज कर रहा हूं तो मैं उसको भी लिखूंगा। यानी कि अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो एसिड होता है वो शुड बी इक्वल टू इक्विटीज, वो इक्विटीज के बराबर आ जाए। इक्विटीज क्या चीज है उसको भी देख लेते हैं। इक्विटीज वो होता है जिस पे हमारे पास
क्लेम कर सके। कौन कौन क्लेम कर सकता है? इक्विटी हमारे पास वो हमारा एसिड होता है जिसपे क्लेम करता है। कौन क्लेम करता है? हमारे क्रेडिटर, जिससे हमने उधार पकड़ा होता है, ठीक है, वो क्रेडिटर क्लेम कर सकते हैं हम इस पे, ठीक हो गया। और ऑनर खुद कर सकते हैं, जिसको हम ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं। क्लियर? अब सपोज कर लो आपका जो एसिड मैंने बिजनेस में लगाया, इसी 100 रुपीज लगाया, ये मैंने एसिड कैश डाल दिया। कैश कितना डाला? 100। और वो बिजनेस में जब जाएगा वो एज अ कैपिटल जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने 100 क्या कर दिया? कैपिटल से भी लिख दिया। तो देखो ये इक्वेशन हमेशा इक्वल आनी चाहिए। तो कैश इक्वल आ गया कैपिटल को। इसी चीज को हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट हो रहा है मेरे पास, ठीक हो रहा। तो इस चीज को हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब फर्स्ट कर लो मैंने यहाँ 100 रुपीज बैंक से भी बोरो कर लिए ना, मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने 100 रुपीज बैंक से बोरो कर लिया, तो जो कैश बोरो किया वो भी किस पे इन्वेस्ट हो रहा है? बिजनेस में जा रहा है, ठीक है। तो वो 100 यहाँ पे भी आएगा। तो अगेन देखो ये दोनों क्या आ रहा है? ये दोनों इक्वल ही आ रहा है, दोनों साइड क्या इक्वल आ रही है। पर अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, यहाँ पे 200 मेरे पास कैश आ गया, ये भी 200 कैश आ गया। अभी 200 क्या बच्चों मेरे पास इक्विटी है। अब इस 200 पे कौन कौन क्लेम कर सकता है? बैंक से आपने बोरो किया तो 100 रुपीज का जो क्लेम है वो बैंक आपका क्रेडिटर है, उससे आपने उधार पकड़ा हुआ है, तो 100 रुपीज का क्लेम बैंक कर सकता है, और 100 रुपीज जो ऑनर ने खुद लगाया वो खुद क्लेम कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बात आगे समझ, इजी था, इतना मुश्किल नहीं है। तो हम जो भी एंट्री करते हैं तो कीप इन माइंड एसिड शुड बी इक्वल टू इक्विटीज। और अगर इसको मैं और दूसरे लफ्जों में लिख दूं यहाँ पे, तो हम जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो हम पे क्या होते हैं? वो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इनके जिनको हमने पैसे वापस करने। तो मैं कह सकता हूँ जो एसिड है मेरे पास, एसिड बराबर होता है, काउंटिंग इक्वेशन है कि वो बराबर होता है हमारे पास लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी या लायबिलिटीज प्लस जो भी ऑनर इक्विटी है। ऑनर इक्विटी बता चुका हूँ, ऑनर का जो पैसा है। क्लियर? और लायबिलिटी वो जो बैंक ने, जो अब देखो एसिड यहाँ पे कितना बन रहा है? टोटल 200 बन रहा है। यहाँ मेरी लायबिलिटी कितनी है? 100 रुपीज जो बैंक से लिया है, और ऑनर इक्विटी कितनी है? वो 100 रुपीज है। तो एसिड हमेशा बराबर आता है लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। क्लियर होगी बात? ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमने जो अपना ईयर होता है, या तो हमने उसको डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, क्वार्टरली हम डिवाइड कर लेते हैं, और 4-4 महीने बाद अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देके अपनी बिजनेस की कंडीशन देखते हैं कि प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, एसिड लायबिलिटीज को देख रहे होते हैं, ताकि अपनी बिजनेस की एक पोजीशन पता चल जाए कि बिजनेस कहाँ जा रहा है। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बात आगे समझ? अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट कर लो आपने यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट में सेल्स की थी, ठीक है बच्चों, सेल्स की थी आपने, और कब की थी? दिसंबर में की थी, दिसंबर 2022, ठीक है, 2022 में की थी। और उसका जो कमीशन था, ठीक हो गया, जो कमीशन मिल रहा है आपको, वो आपको कब मिला? वो आपको मिला जनवरी में मिला, जनवरी के 2023 में मिला आपको, अगले साल जाके मिला। तो कमीशन कहाँ मिला? जनवरी में। और ये किसकी सेल पे मिला? ये दिसंबर की सेल पे मिला है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इसके हम बाद में एडजस्टमेंट करेंगे, हम इसको उस वाले ईयर में नहीं लिख देंगे हम, क्योंकि ये इधर हुई है तो मेरा रेवेन्यू जो था वो यहीं पे आ रहा था, तो ये जो कमीशन है ये इधर आएगा, क्योंकि ये दिसंबर की सेल पे हमें मिला है। तो इसके बाद में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, और एडजस्टमेंट करके अपने फाइनेंस अकाउंट बनाते हैं, ठीक हो गया, ताकि हमें पिछले साल, क्योंकि वो जो आया है मेरे पास कमीशन जो आया है वो पिछले साल का, तो मुझे फिर पूरा जो प्रॉफिट लॉस है पिछले साल का पता चले, ना कि उसको मैं अगले साल में मिक्स करूं। तो फिर हम डिफरेंट एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट में पूरा हमारे पास चैप्टर है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सारा वो हम देख लेंगे उसको बाद में। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको भी देख लेते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? आपने अगर जो रेवेन्यू होता है उसको उसी टाइम रिकॉग्नाइज करना था जैसे ही आपने सेल की, इसको बाद में नहीं करना। सपोज कर लो कि मिस्टर ए ने मुझे कहा यार मुझे फलानी गुड्स चाहिए, मैंने कहा ओके मैं भेज देता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको अगर भेज रहा हूँ, ठीक है, किस तारीख को भेज रहा हूँ? आज की तारीख में भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ 13/7 को मैंने इसको क्या कर दिया? भेज दिया, ठीक है। तो मैं जैसे इसको भेजूंगा मैं अपना जो रेवेन्यू उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा। अब मिस्टर ए के पास वो जो प्रोडक्ट, वो जो गुड्स थी वो 15 दिन बाद गई, और इसने मुझे पेमेंट 10 दिन बाद किया। तो मैं यहाँ वेट नहीं करूंगा जब वो मुझे पेमेंट करेगा तब मैं वो एंट्री, वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, नहीं, मैंने जैसे ही गुड्स अपनी तरफ से डिलीवर कर दी मैं साथ ही अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा। पता की समझ? ओके, #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग कन्वेंशंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।